नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरुजी के मध्य प्रदेश के एक डेली करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। और यहाँ पर हम जून माह का जो भी हमारा करंट अफेयर्स छूटा है प्लस जो हमने पढ़ा हुआ है, ये पूरा संपूर्ण माह का मध्य प्रदेश का आपका जून का करंट अफेयर्स है। पिछला जो मई का रह गया और अप्रैल का रह गया, क्योंकि मई में आपके एग्जाम्स थे और अप्रैल के पहले से हमने बंद कर दिया था, तो वो जो दो रह गए हैं वो भी आपके पूरे करा दिए जाएंगे और इसी महीने के बीच में आ जाएंगे। और सोमवार को आपको या मंगलवार को एक नया करंट अफेयर्स भी मिलने वाला है। ये संभावना यदि सोमवार तक वो अपडेट्स आ जाएंगी तो सोमवार को रहेगा, नहीं तो फिर मंगलवार को वो 101% है कि वो आपको मिलेगा। बाकी का खबरें आपकी जुलाई से लगातार रहेंगी। कुछ परिवर्तन हैं जो आपको एग्जाम गुरुजी में बहुत सारे जल्दी दिखने वाले हैं। कुछ नई क्लासेस अभी हमने प्रारंभ करी हैं कांस्टेबल को लेकर के, लेकिन फोकस हमारा साथ साथ में एमपीएसआई में है। आपके जो टीचर्स थे एंजेला मैडम और आपके क्या कहते हैं देवड़ा सर हो गए, अंकित सर हो गए, सभी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, लगातार रहेंगी। और हमारा फोकस एमपीएसआई है, साथ ही साथ एमपीपीएससी के परीक्षाओं के लिए भी हम कुछ नया करने वाले हैं, मध्य प्रदेश के मेंस के लिए भी। और बहुत ही जल्दी आपको कुछ क्लासेस मिलने वाली हैं। अभी तो हमारा जो 21 के मेंस हैं उन पर फोकस है कि उनको हम जितनी ज़्यादा हो सके ज़रूरतें उनकी पूरी कर दें। और एक नया क्लेवर के साथ आपको भी एक क्लास मिलने वाली है एमपीपीएससी के लिए, लगातार रहेगी, वो रेगुलर क्लास रहेगी और आपको उसमें बहुत मजा आने वाला है। तब तक आप अपनी पढ़ाई चालू करके रखिए, उसके लिए अपडेट्स आपको जल्द ही मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की, जून माह के संपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले यदि आप एग्जाम गुरुजी के मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं और इसको एग्जाम गुरुजी के प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड करके वहां से भी कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन्य प्राणियों के की जाने वाली जनहानि क्षतिपूर्ति में क्या की गई है, राशि बढ़ाई गई है। तो आपको ये बताना है इसमें राशि कितनी की गई है बढ़ा करके। तो इसकी जो राशि की गई है ये 8 लाख रुपए कर दी गई, पहले कम थी, इसको अब बढ़ा दिया गया है। ये भी मध्य प्रदेश में जो मंत्रिपरिषद है इनकी बैठक हुई थी 30 मई के आसपास हुई थी, तो उन्होंने जो पहले राशि दी जाती थी, पशुओं के द्वारा कई प्रकार की हानियां हो जाती हैं, जनमाल की हानि भी होती है, कई लोग घायल भी हो जाते हैं, पशु कृषि को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार की यदि कोई हानि जन हानि होती है जिसमें कोई किसी की मृत्यु होती है तो उसमें अब पहले 4 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इसमें क्या कर दिया गया है, इसकी राशि जो बढ़ा करके कर दी गई वो 8 लाख रुपए कर दी गई। वहीं बात करें प्रश्न क्रमांक 2 की, तो इसमें मध्य प्रदेश सरकार के एक विभाग है, इसके द्वारा कल्याण कोष योजना, कलाकार कल्याण कोष योजना संचालित की जाती है। तो ये है संस्कृत विभाग के द्वारा, कलाकार हैं तो संस्कृत विभाग से जुड़े होंगे। अभी यहाँ पर क्या होता था कि पहले कुछ राशि इनको कम मिलती थी, 500 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए के आसपास, 5,000 रुपए आसपास मिलती थी। इस राशि को भी बढ़ा दिया गया क्योंकि कलाकारों को कई बार क्या हो जाता है कि ऐसे बहुत से कलाकार होते हैं जिनको कला का उतना वो नहीं मिलता है, जो पारितोषिक मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। उनको भी एक प्रकार से संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो हमारे जो संस्कृति होती है, हमारी कला होती है, उसको क्या करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको संरक्षित रखते हैं। और तो उसी वजह से सरकार ने इनको एक सहयोग राशि देती, तो न्यूनतम राशि इसकी अब 25,000 रुपए कर दी गई है। साथ ही में इसमें 1 लाख रुपए तक की अधिकतम राशि इसमें दी जाती है। साथ ही में कलाकारों की जो चिकित्सा संबंधी उनकी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति भी की जाती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल की अध्यक्षता में उज्जैन में अभी हाल ही में एक राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया था और वो राज्य तेलंगाना था। और ये आपसी संस्कृति को साझा करने के लिए बनाया गया था, ताकि अन्य राज्यों के बीच कई बार ऐसा होता है कि कुछ सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण कई बार थोड़ा सा जो वहाँ के लोग होते हैं उनमें भी क्या हो जाता है, एक भेदभाव हो जाता है। तो उन भेदभाव को भी दूर करना, क्योंकि हम किसी की संस्कृति को जितना ज्यादा जानेंगे, पहचानेंगे और जितना ज्यादा हम उससे कनेक्ट रहेंगे, हमारे देश में भी एकता उतनी ही ज्यादा रहेगी। तो केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें तेलुगु संगम, तेलुगु संस्कृति को उत्तर भारत से, उत्तर भारत की संस्कृति को दक्षिण भारत से, उनके पर्व मनाना वहां पर और उनके जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, ये एक प्रोग्राम चल रहा है। और इस श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम के अंतर्गत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके अंतर्गत ये प्रोग्राम मनाया गया था और तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून को मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित किया गया था। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बात करेंगे मध्य प्रदेश में देवी लोक महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो ये महोत्सव का जो आयोजन किया गया, ये सलकनपुर सीहोर में सलकनपुर माता है वहां पर इसका देवी लोक के नाम, जैसे महाकाल में उज्जैन में महाकाल लोक है, उसी प्रकार से देवी लोक का निर्माण किया जा रहा है और एक महोत्सव के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई। लगभग 211 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है। इसमें जिस प्रकार से महाकाल लोक को पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर चेंज किया गया है, सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। लेकिन हमें यहाँ ध्यान रखना है कि देवी धाम जो सलकनपुर है ये आपका सीहोर
जिले में आता है और यहाँ पर 64 योगिनी नवदुर्गा के यहाँ पे स्वरूप बनाए जाएंगे। ठीक है, और इनको विजयासन माता या कई बार बीजासन माता भी कहा जाता है, विंध्यवासिनी माता के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। सलकनपुर आपका सीहोर जिले में आता है, ये बात ध्यान रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, भोपाल गौरव दिवस कब मनाया गया? तो ये भोपाल गौरव दिवस जो मनाया गया है ये 1 जून को मनाया गया है और साथ में घोषणा करी गई है कि 1 जून को जिस दिन भोपाल का गौरव दिवस रहेगा उस दिन क्या रहेगा, भोपाल लोकल में अवकाश रहेगा, न कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में रहेगा। ये केवल भोपाल के जो कर्मचारी हैं उनके लिए। साथ में मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बनाने की घोषणा की गई है। बात करी जाए 1 जून क्यों मनाया जाता है भोपाल, क्योंकि 1 जून 1949 को ऑफिशियली जो भोपाल था, भोपाल राज्य था, ये मध्य प्रदेश में या भारतवर्ष में ये क्या हुआ था, सम्मिलित हुआ था। अभी हाल ही में वहां के जो रेलवे स्टेशन रहा हबीबगंज, इसका नाम बदल करके रानी कमलापति के नाम से किया गया है। साथ ही में वहां पर इस्लाम नगर एक क्षेत्र है जिसका नाम बदल करके जगदीशपुर कर दिया गया है। और भोपाल जो वर्तमान में देश की सबसे स्वच्छतम राजधानियों में गिनी जाती है। अभी हाल में राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, तो इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे? इस परिषद की जो अध्यक्षता करेंगे वो मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। साथ ही में 2 मंत्री इसमें पदेन रहेंगे, यानी वो उस पर रहेंगे पहले से ही। जो खेल एवं युवा कल्याण मंत्री होंगे वो रहेंगे। साथ ही में मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष जो होंगे वो इसके पदेन उपाध्यक्ष रहेंगे। तो 2 उपाध्यक्ष रहेंगे प्लस 1 अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, बाकी यदि कुल कमेटी की अध्यक्ष सहित बात करी जाए तो 17 मेंबर होंगे, जिसमें आपका 1 अध्यक्ष आ जाते हैं प्लस 2 उपाध्यक्ष आ जाते हैं। कुल 17 मेंबर होते हैं, ये तीनों को मिला करके, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी के इसमें खेल सचिव भी इसके सचिव रहेंगे। साथ ही में कुछ लोगों को नामित किया जाएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे जिनको सम्मिलित किया जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन की कितनी यूनिट्स ने ट्रिप एडवाइजर्स ट्रेवलर्स चॉइस का अवार्ड जीता है। तो मध्य प्रदेश की कुल 12 यूनिट्स हैं जिन्होंने ट्रिप एडवाइजर्स ट्रेवलर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा इनको अवार्ड किया गया है। ये टोटल 12 यूनिट्स हैं, इसमें अलग अलग फॉर्मेट पे अलग अलग अवार्ड दिए गए हैं। लेकिन ओरछा की जो बेतवा स्ट्रीट है रिट्रीट है, इसको बेस्ट ऑफ बेस्ट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। ये पूरे वर्ल्ड में ये लोग क्या करते हैं कि जो भी पर्यटक स्थल होते हैं वहां पर पूरी एक रिपोर्ट बनाते हैं, वहां की सुविधाएं देखते हैं, कैसी जगह है, पर्यटकों को क्या क्या वहां पर एक तरह से जिस वजह से आते हैं उनको सुविधाएं वहां मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। इन सारी चीजों को देखने के बाद ये लोग अवार्ड्स देते हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश को 12 यूनिट्स ने ये अवार्ड जीता है। पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में वर्तमान में प्रथम स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना आपको पता है कि विशेषकर जो ये कोविड के टाइम पे काफी फायदेमंद योजना थी, क्योंकि सबसे ज्यादा कोविड के समय पे यदि किसी को लॉस हुआ था लॉकडाउन के समय, तो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो ठेले वगैरह में या सड़कों के किनारे जिनका रोजगार रहता है, एक अपना घर चलाते हैं, उनको इसमें बहुत ज्यादा हानि हुई थी, क्योंकि उनकी डेली की आमदनी होती है, यानी आज का कमाते हैं, फिर वो प्रतिदिन की उनकी जो आय होती है एक वो बेचने के बाद होती है, उनके पास कोई स्थायी रोजगार नहीं होता, ये उनका अपना एक तरह से आप एक अस्थायी रोजगार होता है, तो इनको बहुत हानि होती है। इसी के लिए सरकार ने बाद में इनको वापस से स्टैंड करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स योजना चलाई थी, जिसमें ग्रामीण और शहरी के लिए अलग अलग उसमें राशि दी जाती थी। तो पीएम स्वनिधि योजना जो इसको लागू किया है, मुख्यमंत्री कल्याण योजना भी इसी में इंक्लूड कर दी गई थी। तो पीएम स्वनिधि योजना मध्य प्रदेश जो है देश में नंबर 1 में रहा है, जिसने स्ट्रीट वेंडर्स को, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, सभी लोगों को लोन दिया है और उनको क्या किया है, सहायता किया है आगे बढ़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की जो लाडली बहना योजना की राशि का अंतरण का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था, ये कहाँ किया गया था, जबलपुर में। ठीक है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना इस वर्ष की लगातार बता रहे हैं, बहुत हिट योजना है, मध्य प्रदेश सरकार पूरा इस पे समर्पित है। उस योजना पे पीएससी ने भी पूछ लिया, बहुत साधारण सा प्रश्न पूछा था 1000 रुपए का, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, हमें ये लगा था कि उम्र से संबंधित प्रश्न पूछेगा, लेकिन आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 3000 रुपए इसकी राशि बढ़ाने की भी घोषणा करी गई, लेकिन आपको इसको आयु का जरूर ध्यान रखना है। जो भी परिवर्तन होते हैं वो हम बीच बीच में लेकर के आते रहते हैं, आपको बताते भी रहते हैं।
आयु का क्राइटेरिया इसमें 23 से 60 वर्ष था, इसको भी 21 से 60 किया जा रहा है। अभी तक घोषणा इसकी की गई है, लेकिन इसको उसमें सम्मिलित किया गया या नहीं किया गया है, अभी मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद देखते हैं उसको करते हैं कि नहीं करते हैं। साथ में पहले इसमें ट्रैक्टर वाली बहनें नहीं सम्मिलित होती थी, अब उनके पास ट्रैक्टर है तो उनको भी सम्मिलित कर लिया जाएगा। 5 एकड़ से कम कृषि भूमि जो है उनके किसान बहनें भी पात्र रहेंगी। तो ये चीजें हमें याद रखनी। प्रारंभ जो हो गई 7 जून को, इसमें सभी लोगों को राशि वितरित की गई है और 8 जून को विशेष ग्राम सभा थी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में युवाओं को प्रतिमाह स्टाइपेंड कितने वर्ष तक दिया जाएगा, तो 1 वर्ष तक दिया जाएगा। इसमें प्रतिमाह 10,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। टोटल 46 सेक्टर्स हैं, 800 पाठ्यक्रमों का चुनाव किया गया है। एज ग्रुप जो है 18 से 29 वर्ष होनी चाहिए। 12वीं या उससे जो कम कक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनको 8,000 रुपए मिलेगा। ITI जिन्होंने किया होगा, डिप्लोमा लिया होगा, उनको 8,500 रुपए मिलेगा। जिनका डिप्लोमा हो चुका होगा उनका 9,000 रुपए मिलेगा। जो ग्रेजुएट होंगे या बाकी के होंगे उसके ऊपर होंगे उनको 10,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। 18 से 29 वर्ष तक की आयु के छात्र जो होंगे उनको दिया जाएगा, बेरोजगारों को दिया जाएगा। ये 1 वर्ष तक दिया जाएगा। साथ ही में ये जो 800 पाठ्यक्रम होते हैं इस पर इनको क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी और इनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हाल ही में सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये किया गया शिवम मिश्रा को। ये राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े हुए हैं और इन्होंने कोविड के टाइम पे भी बहुत सारा सोशल वर्क किया था और बाकी के कार्यों में भी ये लगे रहे, इसलिए इनको 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में राष्ट्रीय पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। 1 लाख रुपए की राशि इनको दी गई है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा अभी हाल ही में अखिल भारतीय पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें कितने रुपए की राशि, सम्मान राशि दी जाती है, तो इसमें 51,000 रुपए की राशि पुरस्कृत की जाती है। मध्य प्रदेश जो उर्दू अकेडमी है इसमें 6 रचनाकारों को उनकी कृतियों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर पुरस्कार दिए जाते हैं। 12 रचनाकारों को प्रादेशिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आप बात करेंगे यदि अखिल भारतीय स्तर पे यानी पूरे संपूर्ण भारत में तो 51,000 रुपए की राशि दी जाती है। वहीं जो प्रदेश स्तर पे कलाकार होते हैं उनको 31,000 रुपए की राशि दी जाती है। इतने सारे नाम हैं, इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। पुरस्कार राशि आपको ध्यान रखना है, 6 कलाकार और 12 कलाकार याद रखने हैं और ये उर्दू अकेडमी के द्वारा दी जाती है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। मिशन लाइफ एक प्रोग्राम था, इसमें केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत चल रहा है, तो ये चल रहा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंदर। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश ने इस पर बहुत अच्छा कार्य किया। जो लक्ष्य दिया गया था 5 जून तक, उसमें इन्होंने 2 गुणों से अधिक गतिविधियां करी हैं, जिसके लिए मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया है। और जो मिशन लाइफ है ये पूरा का पूरा एक तरह से वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को लेकर के आगे बढ़ाया जा रहा है इसको। और प्रधानमंत्री के द्वारा 2021 में क्या हुआ था, जब COP26 की बैठक हुई थी, शिखर सम्मेलन हुआ था, तो वहां पर इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा था कि ये एक स्थायी जीवन शैली है। छोटी छोटी गतिविधियां होती हैं, हम प्लास्टिक के थैले यूज करना बंद करके उसकी जगह जूट के थैले यूज करें। हम जो कई बार हम लोग ऐसी चीजें यूज करते हैं एक सामान्य जीवन में, है ना। अब अपन बाइक से खड़े हुए हैं, ट्रैफिक लाइट चल रही है, हमारी बाइक स्टार्ट है, उससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है। तो यदि हम छोटी छोटी इन गतिविधियों को बदल दें, एक व्यक्ति बदल दे, तो कितने लगभग हमारी इतनी बड़ी आबादी है, तो आप ये सोचो कि ट्रैफिक लाइट में इतने समय तक लोग फंसे रहते हैं, तो कितना सारा जो प्रदूषण है हम उसको रोक सकते हैं। तो ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के ये लाइफ का प्रोग्राम है, पूरा मोटा मोटा आप ये मान लो हमसे जुड़ा हुआ। तो इन्हीं गतिविधियों में मध्य प्रदेश ने अच्छा कार्य किया है, तो इसको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रदेश में देश की पहली जो आर्टिफिशियल केनो सलालम अकेडमी है, ये किस जिले में बनेगी, तो ये बनेगी ग्वालियर में। सलालम वाटर स्पोर्ट्स है, इसमें तिघरा डैम है। आपसे कभी पेपर में पूछा भी जा सकता है कि तिघरा डैम कहां पर है, तो याद रखना ये ग्वालियर में है। वहां पर अब हॉकी तो था ही, हम लोग ग्वालियर को हॉकी के लिए विशेषकर जानते हैं, लेकिन अब वाटर स्पोर्ट्स ओलंपियन भी यहाँ पर तैयार किए जाएंगे, वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी भी यहाँ पर खोली जाएगी। तो तिघरा डैम वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी ये ध्यान में रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हाल ही में प्रदेश में सौर ऊर्जा खपत पर निर्भरता बढ़ाने के लिए किस संस्थान को सम्मानित किया गया है, तो ये प्राइवेट सेक्टर है। जॉन डियर, इसके ट्रैक्टर्स वगैरह आपने देखे होंगे। तो इन्होंने अपनी बहुत सारी जो इनकी आवश्यकताएं हैं उसको सोलर एनर्जी के माध्यम से पूरी की है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या करें, रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी का प्रयोग करें, इसको मोटिवेट करने के लिए सरकार ने इनको पुरस्कृत किया है। 1 लाख रुपए तक का इनको पुरस्कार दिया गया है। महत्व 1 लाख का नहीं होता, महत्व पुरस्कार का होता है, सम्मान का होता है। तो ये एक बड़ा सम्मान है और प्राइवेट सेक्टर्स इसके लिए क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसका आयोजन जो किया गया है इस वर्ष जबलपुर में किया गया है। देश के जो उपराष्ट्रपति थे वो इसके क्या थे, मुख्य अतिथि थे। और इस बार का जो
इसका क्या कहते हैं थीम रही है वसुधैव कुटुंबकम रही है। 21 जून को जबलपुर में मनाया गया है। उपराष्ट्रपति के उसमें क्या कहें चीफ गेस्ट उपराष्ट्रपति थे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तो थे ही। आगे की तरफ बढ़ेंगे। 13 जून को किसान कल्याण महाकुंभ का जो आयोजन किया गया, ये कहाँ किया गया, ये राजगढ़ में किया गया है और इसमें कई प्रोग्राम भी हुए थे। एक तो पहली बात 13 जून को जो किसान कल्याण महाकुंभ हुआ, इसमें एक मोहनपुरा कुंडलिया सिंचाई जो परियोजना है, जल सिंचाई परियोजना है, इसका क्या किया गया है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है। इसके अलावा बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है 2900 करोड़ रुपए की, इसका भुगतान भी किया गया है और साथ में जल जीवन मिशन गोरखपुरा परियोजना के इसका भी क्या किया गया, शुभारंभ किया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्रश्न क्रमांक 18 की। ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता की जो विजेता सूची में मध्य प्रदेश किस स्थान पे रहा है, तो मध्य प्रदेश जो रहा है ईट राइट चैलेंज की प्रतियोगिता में आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 18 की। तो ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता जो हुई है, आयोजित की गई थी, इसमें मध्य प्रदेश की विजेता सूची में बात करी जाए कितने जिले शामिल थे, तो 9 जिले शामिल थे। सबसे पहली बात, ईट राइट चैलेंज, इसमें भोपाल ने दूसरा स्थान, ग्वालियर को 5वां स्थान मिला है। मध्य प्रदेश के कुल 9 जिले इसमें सम्मिलित थे। ये खाद्य का जो हमारी फूडिंग हैबिट्स होती हैं उनको सुधारने के लिए चैलेंज चलाया जा रहा है। साथ ही में एक बोलते स्वस्थ भोजन हम करें ही, लेकिन हमें स्वच्छ भोजन भी मिले। इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें जो अच्छे जिले होते हैं उनको पुरस्कार भी दिया जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर यदि बात करी जाए तो भोपाल ने द्वितीय स्थान हासिल किया है। हमारे जो अन्य 7 जिले रहे उसमें आपका उज्जैन रहा, रीवा रहा, इंदौर रहा, सागर रहा, दमोह रहा, जबलपुर रहा और सतना भी रहा है। इन्होंने 75% से अधिक अंक दर्ज किए हैं और विजेता सूची में इन्होंने क्या किया है, स्थान प्राप्त किया है। 1 मई से 2022 से लेकर 15 नवंबर 2022 तक रहा है। 260 जिलों में मध्य प्रदेश के 5 जिले सम्मिलित होना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब से हुई है, तो इसकी जो शुरुआत हुई है 2012 से हुई है। अभी हाल ही में इसमें राज्य सरकार ने इसमें क्या किया, 10 वर्ष अपने पूरे होने के मनाया। कई बार एक बार पिछली बार पेपर पे मनरेगा का पूछ लिया था क्योंकि उसने भी अपने 10 वर्ष पूरे किए थे। तो आप ये ध्यान रखना कि आजीविका मिशन 2012 में चालू हुआ था और इसने 2022 में अपने पूरे क्या किए हैं, 10 वर्ष पूरे किए। 30 अप्रैल 2023 को इसमें लगभग 4.5 लाख के आसपास लोगों को क्या किया। आजीविका मिशन क्या है, ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये चालू किया गया है। इसमें महिलाओं की एक पूरी की पूरी कम्युनिटी बनाई जाती है। उनका एक तरह से आप ये उनको एक छोटे सा NGO टाइप का बना लेते हैं, फिर उनको ट्रेंड किया जाता है पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र पे और उनका एक तो यहाँ से उनको रोजगार उपलब्ध कराया गया। उसके बाद उनके जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं या कार्य करते हैं उसके लिए एक बाजार उपलब्ध कराया जाता है। सरकार इसमें सभी प्रकार से क्या करती, सहयोग करती, शासन प्रशासन का सहयोग रहता है। ये आत्मनिर्भर बनते हैं, ठीक है, ये अपने कार्य के माध्यम से स्वावलंबी बनते हैं, अपनी आय अर्जित करते हैं, तो मोटिवेट होते हैं कहीं ना कहीं आगे और बड़ा कार्य करने के लिए। इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश में एक शक्ति दूध संघ करके है, उन्होंने सब इस समय सांची को टक्कर दे रखी है। उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रदेश के किस जिले में कोल भवन का निर्माण किया जाएगा, तो ये निर्माण किया जा रहा है रीवा जिले में। रीवा जिले में कोल भवन का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने इसका क्या किया है, इसकी नींव रखी है। अभी हाल ही में त्योथर पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कोल जनजाति सम्मेलन पे यहाँ पर इसका कोल घड़ी जो है ये दिख रही होगी आपको और यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही में यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा और माता सबरी की प्रतिमा लगाई जाएगी और तमस नदी जो यहाँ के पास में ही है उसका क्या किया जाएगा, घाट का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में तानसेन नगर नाम करने की घोषणा की गई है। ग्वालियर के पास ही बेहट जहां पर तानसेन का जन्म हुआ था और उनकी यहां पर समाधि बनी हुई है, वहीं पर ये बेहट का जो नाम है उस जगह का अब तानसेन नगर के नाम से जाना जाएगा। और साथ ही में यहाँ पर एक टिकटोली माइक्रो सिंचाई परियोजना है, उसका भी उद्घाटन किया गया है। अब बेहट को तानसेन नगर के नाम से जाना जाए। साथ ही में यहाँ पर अंजनी माता है, उनका जीर्णोद्धार भी किया गया मंदिर का, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है, तो ये किया गया है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। राज्य शासन ने क्या किया है, जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जितनी भी योजनाएं चलती हैं इस कृषि से संबंधित, उसके लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है और ये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया। बाकी के जो विभाग होंगे और उसके सचिव होंगे वो सभी इस कमेटी पे रहेंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान मिला है, तो मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान मिला है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। ये आपको करंट अफेयर्स में भी कई बार बताया जा चुका है और इकोनॉमिक्स के जो आपके नोट्स हैं MP एग्जाम गुरुजी के, वहां पर ये सेक्शन आपको मिल जाएगा। सरकार क्या कर रही है कि छोटे छोटे जो संगठन होते हैं किसानों का,
एक सामुदायिक कृषि को प्रमोट करते हुए क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोगों के पास मैं यहाँ पे आपको छोटी बातों में समझा देता हूँ। यदि किसी के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन भी होती है, कई बार 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है, तो अब इनकी खेती अलग अलग ना हो, तो सरकार ये कोशिश करती है कि आप सभी लोग मिल करके कोई एक सामुदायिक कृषि करो, एक खेती करो, ठीक है। इसके बाद किसानों के बच्चों को लोन प्रोवाइड करके उनको क्या किया जाता है कि इससे जैसे गेहूं की ग्रेडिंग हो गई है, इसके कुछ प्रोडक्ट्स बनाना है, ये सारी चीजें करना है, तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है। अब ये जो पूरा की पूरी सामुदायिक कृषि है, चाहे तो एक अपना एक समिति बनाने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हैं और इनको मार्केट प्रोवाइड किया जाता है कि आप अपने ये प्रोडक्ट वहां पर सेल करो। इन सारी चीजों पे किसान ही जुड़े होते हैं चारों तरफ से, ठीक है। संगठन बनाने में सरकार पूरा इनका सहयोग करती है, कंपनी बनाने में छोटी से सरकार इनका सहयोग करती है। यदि आप इसको अपने ग्रामीण क्षेत्र में, इसमें नियम ये भी है कि आपको ग्रामीण क्षेत्र पे ही ये चीजें करनी होंगी, तो यदि आप ग्रेडिंग से लेकर के आप राइस मिल है, ये ऑयल मिल है, दाल मिल है, ये सब चीजें वहां खोलना चाहते हैं तो ये सभी किसान मिलकर के खोलते हैं, सरकार उसको फंडिंग सब्सिडी देती है, फिर उनको मार्केट प्रोवाइड करती है। तो पूरा का पूरा आप देखेंगे इस चैन में किसान सम्मिलित होते हैं, किसान के बच्चे सम्मिलित होते हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि किसान भी व्यापार की ओर क्या होता है, मोटिवेट होता है करने को। तो ये पूरा का पूरा अलग अलग स्तर पे इसमें बैंक भी सहायता करते हैं। तो सरकार इस पे लगभग 3% की ब्याज पे लोन भी उपलब्ध कराती है, इनकी गारंटी लेती है। तो इस मामले में अभी हाल ही में क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश ने इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए जो है स्वीकृत किए हैं, जो इस फील्ड पे कार्य कर रहे हैं उनके लिए। तो इस पे मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। लाडली बहना योजना में मिलने वाली जो राशि थी वो 1,000 रुपए राशि से बढ़ा करके 3,000 रुपए करने की घोषणा की गई है। अगली वाली राशि जब इस महीने आने वाली है जुलाई में, तब पता चलेगा कि 3,000 आई है कि 1,000 आई है, तब हम उसको वहां पर देखेंगे, ठीक है। और ये इस पर इतना ही है। और जो अविवाहित बहनें हैं उनकी आयु को 21 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। सरकार इस पर काफी सारे आगे इंसेटिव लेने वाली है, ऐसा उसने घोषणा करी उन्होंने। प्राकृतिक खेती के साथ गौ पालन करने वालों को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 900 रुपए की प्रतिमाह राशि दी जाती है। जो प्राकृतिक खेती करते हैं साथ में गौ पालन करते हैं उनके लिए है ये। नेचुरल फार्मिंग में किसी प्रकार के फर्टिलाइजर का यूज आपको नहीं करना है, क्योंकि पूरी की पूरी जो प्राकृतिक होती है गौवंश से जुड़ी हुई होती है। इसी में इनके जो यूरिन होता है, साथ में गोबर होता है, इन्हीं का प्रयोग करके खाद बनाना होता है और देसी बीजों का प्रयोग करना होता है। एक लंबी प्रक्रिया होती है किसी भी खेत को प्राकृतिक रूप से होने में, चोर होने में। तो इसलिए सरकार गौ पालन को भी बढ़ावा देने के लिए 900 रुपए का प्रतिमाह का स्टाइपेंड देती है एक तरह से गायों को। आगे की तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश को जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में श्रेणियों में कार्य करने के लिए अभी हाल ही में प्रथम रैंक में क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के जो जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ऊपर अभी अवार्ड लेने गए हुए थे, मध्य प्रदेश ने इसने फर्स्ट रैंक हासिल करी है। और मध्य प्रदेश का जल संसाधन जो हमारा जल है उसको प्रबंधन के लिए, क्योंकि अभी हमने क्या है कि पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई परियोजना एक चालू करी है और उसके लिए भी दिया गया है, ठीक है। और साथ ही में हमारे यहाँ जो अपने छोटे छोटे तालाब हैं इनको भी क्या किया जा रहा है, इनको फिर से जीवित किया जा रहा है। लगभग तो 70% काम इसमें कर लिया है सरकार ने। तो जल संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ में जो वाटर अपना लॉस होता है बीच में सिंचाई के, क्योंकि कई बार नहरों, छोटी नहरों के माध्यम से जब भेजा जाता है बीच में फूट जाती है तो जल का क्या हो जाता है, हास होता है, जल नुकसान भी होता है। तो इस वजह से पाइपलाइन के माध्यम से भी जल को क्या किया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है खेतों तक। तो जल प्रबंधन अच्छा है। तो इन्हीं सब चीजों में मिला जुला करके मध्य प्रदेश ने अच्छा कार्य किया है, तो इसको प्रथम स्थान दिया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। जेएनएस महाविद्यालय जो तहसील स्तर पर ए ग्रेड प्राप्त करने वाला प्रदेश का पहला महाविद्यालय बना है, तो ये किस जिले में है, तो ये है शाजापुर जिले में। ये जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय सुजालपुर, इसको शाजापुर में, इसको भी राष्ट्रीय स्तर पर जब नैक का मूल्यांकन हुआ है तो वहां पर ए ग्रेड प्राप्त हुआ है, ठीक है। और ये जो है तहसील स्तर पर प्राप्त करने वाला ए ग्रेड पहला महाविद्यालय। इसके अलावा जो माधव महाविद्यालय है ये क्या है, जिला स्तर पर इसने प्राप्त किया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि जो 4,000 रुपए थी, इसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो इसको बढ़ा करके 6,000 कर दिया गया है। कुल मिलाकर के अब जो किसानों के खातों में राशि आएगी वो 6 + 6 की आएगी। पहले 6 + 4 थी, अब 6 केंद्र सरकार की तरफ से, 6 राज्य सरकार की तरफ से, तो कुल मिलाकर के 12,000 रुपए वार्षिक राशि इनके खाते पे आएगी। ये घोषणा की गई है किसान कल्याण महाकुंभ के आयोजन के समय पे। साथ ही में यहाँ पर प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई परियोजना का भी क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है। साथ ही में मोहनपुरा कुंडलिया प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई जो परियोजना है, इसमें वही मैंने आपको जो बताया कि पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई करवाई जाती है और जब ये सिंचाई का जो समय होता है वो बंद कर दिया जाता है तो जल की बचत भी होती है। अनावश्यक जो किसान कई बार एक तरह से आप ये कहो कि सिंचाई कर देते हैं, तो उस पर भी एक तरह से क्या होगी, रोक लगेगी। अनावश्यक जल का उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।
आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा कितनी कर दी गई है? तो आय सीमा बढ़ा दी गई है, 8 लाख रुपए कर दी गई है। जो भी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा जो 15 अप्रैल 2023 को घोषणा की शुरू किया गया है, इसमें 6 लाख रुपए राशि तक थी पहले आय, अब बढ़ा दिया गया 8 लाख रुपए तक की आय वाले भी इस छात्रवृत्ति को ले सकते हैं। ये जनजाति कार्य विभाग के द्वारा ये योजना चलाई जाती है। अटल भूजल योजना जो है ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पे चलाई जाएगी? बुंदेलखंड के क्षेत्र पे चलाई जाएगी। और मध्य प्रदेश का जो पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र के 6 जिले हैं, लगभग 9 विकास खंड आते हैं उसमें, वो सभी के सभी अटल भूजल योजना के माध्यम से सिंचित होंगे। ठीक है, साथ में जल संरक्षण को बढ़ावा भी दिया जाएगा और प्राकृतिक गतिविधियां भी की जाएगी। आगे की तरफ मध्य प्रदेश के किस विभाग के लिए संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए लाडली बहना सेना का गठन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। क्या है, लाडली बहना योजना को अच्छे से संचालित करने के लिए उस पर एक उन्हीं बहनों में से एक लाडली बहना सेना बनाई जाएगी, जो कि गांव-गांव में, क्योंकि वो लोकलाइट बहनें होती हैं, उन्हें अपने क्षेत्र का अपने गांव का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, तो ये लोग जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या जो उसके एएनएम होते हैं, समन्वयक होते हैं, उनकी पर्यवेक्षक होते हैं, उन सब की ये सहायता करेंगी। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत, और ये क्योंकि लोकलाइट होते हैं तो इनको सारी चीजों का पता होता है और लोगों से कनेक्ट बहुत अच्छे से होते हैं, तो सरकार को क्या करेंगे, ये इसको सहायता करेंगे। इसके लिए इनको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, लगभग 1500 रुपए के लगभग आसपास इनको दिया जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रदेश के किस दुग्ध संघ को सांची ब्रांड के सर्वश्रेष्ठ सांची ब्रांड का सम्मान मिला है? तो भोपाल का जो सांची ब्रांड है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर अलग अलग जगहों पे है, सागर में है, तो भोपाल का जो सहकारी दुग्ध संघ सांची ब्रांड है उसको सांची के जितने भी ब्रांड है उनमें सबसे अच्छा कार्य करने के लिए दिया गया है। साथ ही में ये A++ कैटेगरी भी इसको प्रदान की गई थी FSSAI के द्वारा। आगे की तरफ पन्ना जिले के किस उत्पाद को GI टैग के लिए नामांकित किया गया है? तो ये पन्ना का तो एक ही प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो है हीरा। मध्य प्रदेश की जो आय है, राजस्व, उसमें बहुत बड़ा योगदान है हीरा का। अब इसको GI टैग के लिए भेजा गया है नॉमिनेट करने के लिए, और इसमें अपनी जो भी क्वालिटी है वो देखने के बाद किस वजह से मिला है वो जल्दी बता दिया जाएगा। तो ध्यान में रखना है, पन्ना का हीरा भी सम्मिलित होने वाला है GI टैग में। जब मिल जाएगा तो बाकी की डिटेल्स लेकर के हम उस पर आएंगे। प्रदेश में राज्य स्तरीय MSME समिट का आयोजन किया गया था, और ये किया गया था भोपाल में। जो भी हमारे लघु उद्योग संघ हैं उनको पुरस्कृत भी किया गया है। साथ में समिट थी, इतनी ज्यादा हेडलाइन वाली खबर नहीं है, पर यदि क्योंकि पेपर लंबे रहेंगे आपके कांस्टेबल के और SI के, तो हो सकता है इसमें पूछ ले, तो ध्यान रखना है MSME समिट का आयोजन भोपाल पे किया गया है। मध्य प्रदेश के यदि आप वार्षिक करंट अफेयर्स जो अप्रैल 2023 तक का, ये आपको परचेज करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है। आप एग्जाम गुरुजी के ऐप से इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी का आपको जो अगले करंट अफेयर्स हैं वो आपको उपलब्ध रहेंगे मंडे से। साथ में एक नया करंट अफेयर्स भी आपको मंडे या ट्यूसडे को मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि वो कब आएगा। ठीक है, तो उसको भी हम सम्मिलित करेंगे। साथ में अब आपके करंट अफेयर्स रेगुलर रहेंगे। जल्दी मुख्य परीक्षा के लिए भी हम क्लासेस एक और नई लेकर के आ रहे हैं। अभी 2021 के जो छात्र देने वाले परीक्षा है उनके लिए जो जो महत्वपूर्ण सेक्शन है, आपका एशे हो गया और आपके प्रपत्र वगैरह हो गया, परिपत्र की भी क्लास आपकी लगने वाली है, तो ये सब चीज़ों ने दे रहे हैं अभी, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ मिल सके। हमारे जो इनकी परीक्षाएं प्री की हो चुकी हैं, 2023 को टारगेट करते हुए नई क्लासेस आपकी बहुत जल्दी प्रारंभ होंगी, 22 और 23 को टारगेट में रख करके। तब तक के लिए जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी के साथ। करंट अफेयर्स को लेकर के अपने सुझाव अवश्य दें। क्या और नया इनिशिएटिव आपको चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, हम उस प्रकार अवश्य करेंगे। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।